हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे चौथी कक्षा हिंदी के पहले पार्ट चिड़िया का गीत के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। और सबसे पहले बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं, कारण भी बताइए। आपको बताना है क्या पशु पक्षियों को घर की ज़रूरत होती है, और फिर जो भी आप उत्तर देंगे उसका कारण भी बताना है। तो बिल्कुल हमारी ही तरह पशु पक्षियों को भी घर चाहिए। जैसे आप अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही उन्हें भी सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, आराम करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए घर की ज़रूरत होती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे हाँ, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक होता है, क्योंकि वह वहीं सुरक्षित रहते हैं, अपने घर में ही अपने बच्चों को पालते हैं और आराम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? तो मेरे परिवार के सदस्य काम करने, पढ़ाई करने या ज़रूरी चीज़ें लाने के लिए घर से बाहर जाते हैं। घूमने भी आप जाते होंगे, वो भी आप लिख सकते हैं। जिस भी काम के लिए आपके घर के सदस्य, घर के लोग बाहर जाते हैं, आपके पिताजी जाते होंगे, आपकी माताजी जाती होगी काम करने के लिए, आप घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ज़रूरी सामान लाने के लिए आप घर से बाहर जाते होंगे, घूमने के लिए आप घर से बाहर जाते होंगे। ये सब चीज़ें इसमें आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? या आप अपनी तरफ से उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये सिर्फ बातचीत के लिए है। तो जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ी चिंता होती है, लेकिन जब वे वापस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा परिवार साथ होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई अतिथि आपके घर आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? अतिथि मतलब मेहमान। तो जब कोई मेहमान आपके घर आते हैं या आप किसी के यहाँ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? आप अपनी तरफ से भी उत्तर दे सकते हैं, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपस में बातें करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और एक दूसरे से मिलने का आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। जैसे कविता में चिड़िया को हमने देखा, धीरे धीरे वो बड़ी हुई, फिर उसने पूरा संसार देखा, तब उसे समझ में आया संसार बहुत बड़ा है। तो क्या उन्हीं की तरह हमारे साथ भी ऐसा होता है? तो बिल्कुल, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें संसार की नई नई बातें समझ में आती है। पहले मुझे लगता था कि मेरा घर ही सब कुछ है, लेकिन अब समझ में आता है कि संसार बहुत बड़ा है। ओके, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी विकल्प सही हो सकते हैं। जो भी सही है उनके सामने आपको चिन्हित करना है उन्हें। घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। चिन्हित करना मतलब टिक करना। तो घोंसले से संबंधित कौन सी बातें उपयुक्त है, सही है? घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही है। घोंसले में ही वो रहते हैं, अंडे देते हैं, उनके बच्चे बड़े होते हैं, इसको आप चिन्हित करेंगे। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी सही है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है। पेड़ों पर होता है, लेकिन केवल जो शब्द है ये यहाँ पर गलत आया है। आपने देखा होगा कुछ पक्षी आपके घरों में भी घोंसला बना लेते हैं, जो खाली कोई मकान है उसके अंदर घोंसला बना लेते हैं, कुछ पत्थरों में भी घोंसला बना लेते हैं। तो पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर नहीं होता, इसको आप चिन्हित नहीं करेंगे। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, तो बिल्कुल कबूतर अक्सर पेड़ों पर घोंसला वो नहीं बनाते, घरों में घोंसला बनाते हैं। ठीक है, इन तीनों को आप चिन्हित कर देंगे। घोंसला पक्षियों का घर होता है, घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, और कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में अंडे जैसा था आकार,
का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? क्या चीज का आकार शेप अंडे जैसे थी? संसार का आकार क्या अंडे जैसा था? नहीं। आकाश का आकार भी अंडे जैसा नहीं था। जो चिड़िया थी सबसे पहले उसके घर का आकार अंडे जैसा था, क्योंकि पहले वो अंडे में जो बच्चा था चिड़िया का, पहले वो अंडे के अंदर था, तो उसको लगता था कि ये अंडा ही मेरा घर है। ठीक है, घोंसला भी अंडे के आकार का नहीं था, तो घर उस घर का अंडे जैसा था आकार। इसको आप चिन्हित करेंगे। अगला प्रश्न है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का अर्थ है इतना सा मतलब बहुत छोटा, बहुत बड़ा, बहुत लंबा, रंग बिरंगा। इतना सा मतलब बहुत छोटा। तब मैं यही समझती थी, मुझे यही लगता था कि संसार बहुत छोटा है, बस इतना सा है। तो इतना सा का मतलब है बहुत छोटा। आगे आते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी गई उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइन आपको दी है। एक बार इस प्रश्न को करने से पहले कविता को जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, अब हम मैचिंग करते हैं, मिलान आपको करना है। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। यहाँ से आप मिलान करेंगे। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अंडे जैसा आकार था तब भी उसको इतना सा ही लगा संसार। फिर वो घोंसले में आई, जब उसका घर घोंसला बना, तब भी उसे लगा बस इतना सा ही, छोटा सा ही संसार है। फिर वो जब शाखों पर निकली तभी भी उसे छोटा लगा, लेकिन जब वो आसमान में दूर तक पंखों को पसार कर फैलाकर उड़ी, तब उसे समझ में आया बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, चलिए आगे आते हैं। सोचिए और लिखिए। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? जब वो अंडे के अंदर थी, जब वो घोंसले में थी, और जब वो शाखों पर आई, तब उसे यह संसार छोटा लगा। तो उत्तर आप लिखेंगे, जब चिड़िया अंडे में थी, जब वह घोंसले में आई, तथा जब वह बाहर शाखों पर निकली, तब उसे यह संसार छोटा लगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है। चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा? तो जब वो अंडे में थी, जब घोंसले में आई, और जब बाहर शाखों पर निकली, तब तक उसे लगा कि संसार छोटा है। आखिर में जब वो दूर तक आसमान में अपने पंखों को फैलाकर उड़ी, तब उसे पता लगा कि संसार बहुत बड़ा है। दूसरा प्रश्न है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? जब आखिर में चिड़िया खुले आसमान में दूर तक उड़ी, तो उसने क्या क्या चीज़ें देखी होगी जिन्हें देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है? उत्तर आप लिखेंगे, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पहाड़, नदी, समुंदर, खेत, बाग बगीचे, शहर, गांव और दूर दूर तक फैला आकाश देखा होगा, जिसे यह सब देखकर उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रायः मतलब अक्सर, अक्सर सुबह शाम पक्षियों की चहचहाट कलरव सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? आप देखते होंगे सुबह सुबह और शाम के समय पक्षी बहुत बोलते हैं, उनकी चहचहाट बहुत सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता होगा? सुबह जब पक्षी जागते हैं और शाम को जब वापस अपने घर लौटते हैं, तब वे गाते हैं तथा एक दूसरे से बात करते हैं।
इसीलिए उस समय उनकी चहचहाहट सुनाई देती है। जब सुबह वो उठते हैं तब हो सकता है एक दूसरे से बातें करते हों, गाना गाते हो उठने के बाद। ऐसा ही शाम को जब वो वापस अपने घोंसले में अपने घर आते हैं तब शायद बातें करते होंगे, गाना गाते होंगे। यही कारण है कि सुबह और शाम के समय उनकी चहचहाहट बहुत सुनाई देती है। ओके, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, समझ और अनुभव। आपको अपनी समझ के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इनको आपको कहीं लिखना नहीं है, ये प्रश्न सिर्फ डिस्कस करने के लिए होते हैं। जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? आपको अपनी राय बतानी है कक्षा में। जब कोई चिड़िया जैसे इसमें घोंसले से बाहर आई तो उसने देखा, बहुत सारी नई चीज़ें देखी, उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है? जब आप पहले घर में होंगे तो आपको लगता होगा यही आपकी पूरी दुनिया है। आपके घर के लोग, जो चीज़ें हैं घर में, छोटे जब आप थे तो वही आपकी दुनिया थी। लेकिन जब आप बाहर आए, आपने रोड्स देखी होगी, आपने दुकानें देखी होंगी, आपने पार्क्स देखे होंगे, आपने स्कूल्स देखे होंगे, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, तब आपको पता लगा होगा कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो ऐसे ही जैसे उस शिशु चिड़िया बेबी बर्ड के साथ हुआ, वैसा ही हमारे साथ भी होता है। आप अपने अनुभव कक्षा में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आप अभी 4th क्लास में आ गए हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए होंगे। परिवर्तन मतलब चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आप में भी आए होंगे। हर क्लास में जब आप बड़े होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं, तो कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलते हैं। नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार अपने अंदर आए परिवर्तनों को लिखिए। आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको लिखने हैं। शारीरिक परिवर्तन, आपके शरीर में क्या परिवर्तन आए हैं? आप अब और ज़्यादा टॉलर, लंबे हो गए होंगे। जब आप छोटे थे हाइट आपकी कम थी, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ताकतवर हो गए होंगे। रुचियों में परिवर्तन, आपकी हैबिट्स में, रुचि में क्या चेंजेस आए? पहले आप खिलौने से खेलना आपको पसंद होगा, अभी आपकी जो रुचि है वो शायद पढ़ने में ज़्यादा होगी, या फिर जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, खेलने में, म्यूज़िक में, डांस में। रुचि पहले आपकी किस में थी, अब किस में है, वो आप बताएंगे। ये प्रश्न आप खुद से ही उत्तर करेंगे, क्योंकि इनका हर किसी के लिए अलग उत्तर होगा। कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है, हर बच्चे के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए, जब आप छोटे थे तब आपकी रुचि किस चीज़ों में थी, इंटरेस्ट किस में था, आपको क्या करना अच्छा लगता था। फिर अब जब आप बड़े हो गए हैं तब आपको क्या करना अच्छा लगता है। ओके। समझ में परिवर्तन, आप और ज़्यादा अभी समझदार हो गए होंगे। अब आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, घर में भी अपने बड़ों की बातों को और ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं, जिद नहीं करते चीज़ों की। खान पान में क्या परिवर्तन आए हैं आपके? पहले जब आप छोटे थे आपको चॉकलेट्स पसंद होगी, चिप्स ज़्यादा खाते होंगे, जंक फूड खाते होंगे। अभी आप समझ गए होंगे कि ये सब हमारी सेहत के लिए ख़राब चीज़ें हैं। अब आप शायद हरी सब्जियां खाते हैं, दूध पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, जो भी आप करते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। चित्रकारी में, या फिर हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वैसा ही हो सकता है पहले आप दूध ज़्यादा पीते हो, अब आप जंक फूड खाने लगे हो। तो इसमें जो भी आपके परिवर्तन आपने देखे हैं, अपने आप में चेंजेस देखे हैं, 1st to 4th क्लास में ही आप लिख लीजिए, वो आप लिखेंगे। चित्रकारी में आपकी ड्राइंग में क्या परिवर्तन आए हैं? पहले आप सिर्फ कलरिंग करते होंगे, ड्रॉ आप नहीं कर पाते थे, कलर भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं, कई बार पिक्चर से बाहर कलर कर देते थे। फिर आपने लाइन से ड्रॉ करना सीखा होगा, स्ट्रेट लाइन से चीज़ें बनानी सीखी होगी। अभी आप और ज़्यादा परफेक्ट हो गए हैं और अच्छी ड्राइंग करने लगे हैं। जो चीज़ें आप देखते हैं उनको शायद वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं, जैसा भी आप में चेंजेस आए हैं। आपकी ड्राइंग पहले कैसी थी, 1st क्लास की अपनी ड्राइंग कॉपी देखिए, अभी कैसी है, दोनों में क्या चेंजेस आपको दिखते हैं वो आप लिखेंगे। ओके। नेक्स्ट है, खेल में क्या परिवर्तन आए हैं? हमने देखा पहले आप बहुत सिंपल गेम्स खेलते होंगे, टॉयज से ज़्यादा खेलते होंगे। ओके। अभी आप फील्ड पर जाके गेम खेलने लगे होंगे, फुटबॉल बहुत बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते होंगे। ओके। तो किस तरह से जो खेल थे आपके, जैसे आप बड़े हो रहे हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं वो आप बताएंगे। गीत संगीत, म्यूज़िक, जब आप छोटे होंगे तो बच्चे जनरली राइम सुनते हैं, अब भी वैसा ही सुनते होंगे।
अभी आप शायद सॉन्ग सुनने लगे होंगे, या फिर जो भी आपको जिसके भी गाने पसंद है उसके बारे में आप बता सकते हैं। पढ़ने लिखने में क्या परिवर्तन आए हैं? पहले आप शायद ज़्यादा पिक्चर्स वाली बुक्स पढ़ते होंगे, पढ़ते भी नहीं होंगे, शायद पिक्चर्स ही देखते होंगे उसमें। अभी आप कहानी को पढ़ने लगे हैं। पहले हो सकता है आपको पढ़ना ना अच्छा लगता हो, अभी धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट आ गया हो, उसमें रुचि आ गई हो। उल्टा भी हो सकता है पहले आपको पढ़ना अच्छा लगता हो जब आप छोटे थे, अब ना लगता हो। तो जो भी आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा है, आपको जो परिवर्तन खुद में दिखते हैं वो आप कक्षा में बताएंगे, और सच ही बताना है। कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं है, जैसा कि हमने कहा हर बच्चा अलग है, और कक्षा में जितने ज़्यादा अलग अलग आंसर्स इसके आएंगे उतना ही अच्छा है। आपकी जो क्लास है उतनी ही इंटरेक्टिव होगी। नृत्य और अभिनय में पहले आप कैसा डांस करते थे, कैसे एक्टिंग करते थे, अभी आप बड़े हो गए हैं, किस तरह का डांस आप करते हैं, वो आप कक्षा में बताएंगे। ओके। इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी अन्य परिवर्तन की अनुभूति होती है, आप कोई और चेंजेस आपने खुद में नोटिस किए, एक्सपीरियंस किए, उसे भी आप कक्षा में साझा कर सकते हैं। कोई बड़ा बदलाव आप में आया कि पहले मैं ऐसा था, अब बिल्कुल ही अलग हो गया हूँ, वो भी आप कक्षा में बता सकते हैं। ओके, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? इसका मैं उत्तर नहीं लिख रही हूँ, लिख सकते थे हम, लेकिन ये हर बच्चे के लिए अलग उत्तर इसमें होगा। आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे आते हैं। पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उसे लगता था संसार बहुत ही छोटा है, बस अंडे जितना है, बस घोंसले जितना है, बस इस पेड़ जितना है, लेकिन सच्चाई ये थी कि संसार बहुत बड़ा था। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक चीज़ को पहली बार देखा? अब देखिए, ये भी प्रश्न आप ही के लिए है। आपने जब कोई भी एक चीज़ आप बता सकते हैं। आपने जब रेलगाड़ी को पहली बार देखा, आपको कैसा लगा? आपको शायद पहले आपने छोटी कार देखी होंगी, जब पहली बार आपने ट्रेन को देखा होगा तो आपको बहुत कितनी उसकी साउंड बहुत अच्छी लगी होगी, कितनी बड़ी ट्रेन है ये देखकर शायद आप सरप्राइज्ड, हैरान हो गए होंगे, आप शायद ट्रेन में बैठना चाहते होंगे। ओके, ये आप लिख सकते हैं। मेट्रो ट्रेन को जब आपने पहली बार देखा तब आपको कैसा लगा होगा? आपने देखा होगा बिल्कुल क्लीन है, कितनी फास्ट चलती है, और किस तरह से ग्राउंड के नीचे से वो चलती है। ये सब चीज़ें याद करिए उस एक्सपीरियंस को जब आपने पहली बार इन चीज़ों को देखा था, और कक्षा में आप डिस्कस करेंगे। पहली बार जब आप मॉल गए होंगे तो इतनी लाइट्स आपने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतने सारे लोग हैं, और बहुत सारी नई चीज़ें, आज सब कुछ आपका खरीदने का मन किया होगा, वो आप बताएंगे। जब आपने समुद्र को पहली बार देखा होगा, ओशन को अगर देखा है तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपने नहीं देखी कक्षा में झूठ नहीं बोलना है उसके बारे में। समुद्र आपने जब पहली बार देखा था आपको कैसा लगा था वो आपको बताना है। नहीं देखा तो आप स्किप कर सकते हैं, आपको किसी एक ही चीज़ के बारे में बताना था यहाँ पर, ठीक है, इनमें से किसी एक चीज़ को। तो समुद्र को देखने पर आपने देखा होगा बहुत दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई दिया होगा, उसकी जो वेव्स हैं उनकी साउंड आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा। पहाड़ को जब आपने पहली बार देखा, आपने देखा होगा इतने ऊंचे ऊंचे इतने सुंदर पहाड़ है, आपको उन्हें क्लाइंब करने का, उन पर चढ़ने का मन किया होगा, और ऊपर टॉप पे जाके मैं शाउट करूँ, चिल्लाऊँ, ऐसा आपने सोचा होगा। जब आपने वायुयान को, एरोप्लेन को पहली बार देखा तो उसको आकाश में उड़ते हुए देखा होगा तो आप हैरान हो गए होंगे, अभी तक तो पक्षी उड़ते थे, ये एक मशीन भी बनाई है आदमी ने जो आसमान में उड़ती है। आपने सोचा होगा ये उड़ता कैसे है, इसके तो पंख भी नहीं है, या फिर आपने सोचा होगा मैं कभी इसमें ज़रूर बैठूंगा या इसको चलाऊंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें, जलयान को, शिप को जब आपने पहली बार देखा होगा, कितना बड़ा शिप है, कैसे वो पानी में फ्लोट करता है, और या फिर आपको लगा होगा कि ये कोई घर है शायद जो पानी के ऊपर चल रहा है, जैसा भी आपको लगा वो आप बताएंगे। जंगल को जब आपने पहली बार देखा, पहली बार आप जंगल गए, आपने बहुत सारे ट्रीज देखे, बर्ड्स देखी, एनिमल्स देखे, आपको लगा होगा चारों तरफ हरियाली है, ग्रीनरी है, बहुत शांति लगी होगी। 4 या 6 विथियों वाली सड़कें आपने देखी होगी तो हैरान हो गए होंगे आप, कितनी सारी कार्स उसके ऊपर दौड़ रही है, कितनी चौड़ी सड़कें हैं, ठीक है। खेत को जब आपने पहली बार देखा, फार्म्स को, तो आपने फसलें देखी होगी, उसमें स्केयर क्रो देखा होगा, फार्मर्स को काम करते हुए देखा होगा, बहुत पीसफुल आपको लगा होगा, हैप्पी लगा होगा, जैसा भी आपको फील हुआ या लगा होगा, कितनी धूप में कितनी मेहनत से लोग काम कर रहे हैं। रेगिस्तान या मरुस्थल, डेजर्ट को आपने पहली बार देखा तो देखा होगा दूर दूर तक रेत ही रेत है, बिल्कुल वो
बहुत गर्म हो सकता है, दिन में अगर धूप में आप गए होंगे बहुत गर्म आपको लगी होगी, शाम को गए तो बहुत ठंडी लगी होगी, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा। नदी को जब आपने पहली बार देखा, किस तरह से पानी बह रहा है, कितना साफ है, फ्रेश है, आप शायद उसके पास खेलना चाहते होंगे, उसके अंदर जाना चाहते होंगे, जो भी आप चाहते थे, जैसा भी आपको लगा वो आप लिखेंगे। ओके, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा आपका कुछ और अनुभव भी है तो भी वो आप अवश्य कक्षा में साझा कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कक्षा में इंटरेक्शन आपको करना है, बातचीत आपको करनी है। ओके, कोई भी चीज़ आपने पहली बार देखी और आपको कोई चीज़ अलग से आपने देखी और आपको बहुत उसको देखकर कुछ नया अनुभव हुआ, वो आप कक्षा में बताएंगे। ओके, चलिए आगे आते हैं। चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई है। इस चित्र से कौन सी पंक्तियां मेल खाती है? यहाँ पर आप देख रहे हैं चिड़िया दूर दूर तक उड़ रही है अपने पंखों को फैलाकर। तो कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। ओके, अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? चिड़िया किसके अंदर है? अंडे के अंदर। इससे कविता की कौन सी पंक्ति मेल खाती है? देखो, आपको कविता में दी भी हुई है जो सबसे पहली पंक्तियां हैं, ये पिक्चर है और इससे संबंधित पंक्तियां हैं ये। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले मेरे घर का, आप लिखेंगे सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार, बस इतना सा ही है संसार। ओके, ये पंक्ति मेल खाती है इस पिक्चर से। आगे आते हैं अनुमान और कल्पना। अनुमान लगाना, कल्पना करना। कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः मतलब आखिरकार इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। कविता की लाइन है ना, आखिर में जब मैं आसमान में पंख फैलाकर दूर तक उड़ी, तो वो उड़ी क्यों? वो जो पेड़ है उसी के ऊपर भी रह सकती थी, आखिर में इतनी दूर तक उसने उड़ान क्यों भरी? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चिड़िया ने दूर तक इसलिए उड़ान भरी होगी क्योंकि वह संसार को देखना चाहती थी और यह जानना चाहती थी कि उसका संसार कितना बड़ा है। जैसे आप हैं, आप घर के अंदर ही क्यों नहीं रहते, बाहर क्यों जाते हैं, इतना एक्सप्लोर क्यों करते हैं, दुनिया को क्यों देखते हैं? क्योंकि आप देखना चाहते हैं, नई नई चीज़ें आपको देखना अच्छा लगता है। वैसे ही चिड़िया के लिए भी था, शायद उसने इसलिए उड़ान भरी होगी क्योंकि वो दूर दूर तक उड़कर देखना चाहती होगी कि दुनिया और कितनी बड़ी है। ओके, दूसरा प्रश्न है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं। लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच चिड़िया अपना घोंसला कैसे ढूंढती होगी? इतनी दूर तक वो उड़ते हैं, इतने सारे पेड़ हैं, इतनी दूरी है, फिर इतने घोंसले भी होते हैं पक्षियों के, तो अपना घोंसला वो कैसे पहचान लेते होंगे? ये तो बहुत आसान सी बात है। अब कोई आपसे कहे कि इतने पेड़ है, इतने घर है, इतने रास्ते हैं, आप अपना घर कैसे पहचान लेते हैं? तो हमें अपने घर का रास्ता पता होता है, उसकी पहचान होती है, वो कैसा दिखता है। उत्तर आप लिखेंगे, चिड़िया को अपने घोंसलों की दिशा और स्थान की पहचान होती है। दिशा कौन सी है, किस तरफ उनका घोंसला है, किस स्थान पर है, किस जगह पर है, उसकी पहचान उन्हें होती है। वह अपने घोंसले को उसकी खुशबू से, रास्ते से और पहचान से उसे ढूंढ लेती है। ओके, तीसरा प्रश्न है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों ने यह बात कैसे
हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता लगती होगी? पूर्वज होते हैं जो हमारे बड़े थे, दादाजी, आपके परदादा, या फिर उससे भी पहले, वो सब आपके पूर्वज हैं। तो पक्षियों ने तो आसमान में उड़कर जाना, उड़कर देखा कि संसार बहुत बड़ा है। हमारे पूर्वजों ने कैसे जाना होगा? उन्होंने घूमकर जाना होगा। जैसे पक्षी उड़ते हैं, हम चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने दूर दूर तक घूमकर यह अनुमान लगाया होगा। अनुमान लगाना मतलब अंदाजा लगाना, या फिर यह जाना होगा भी आप लिख सकते हैं। यह जाना होगा, जाना होगा कि यह संसार बहुत बड़ा है। ओके, वो जितना चलते गए उतनी नई चीजें उनको मिलती गई, कहीं पर खत्म ही नहीं हुई चीजें। तो तब उन्हें समझ में आया, तब उन्होंने जाना कि दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी इसका अंत नहीं है। आगे है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। सीधे जाना, किसी से बात मत करना, अनजान लोगों से कोई खाने की चीज़ मत लेना, इस तरह के निर्देश वो आपको देते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने से पूर्व, उड़ने के पहले कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ, तो वे निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? अब जब पक्षी कहीं बाहर जाते हैं, छोटे बच्चे उड़ते हैं उनके, तो पक्षी उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देते होंगे, क्या निर्देश देते होंगे? तो हाँ, पक्षियों के माता पिता उन्हें सिखाते होंगे कि कैसे उड़ना है, कहाँ भोजन मिलेगा और शिकारियों से कैसे बचना है। ये सब चीज़ें उनको बताते होंगे, इस तरह से उड़ना, और यहाँ पे खाना मिलेगा, वहाँ पर जाना, और शिकारियों से कैसे तुम्हें बचना है। ये सब चीज़ें वो उनको बताते होंगे, निर्देश देते होंगे, उन्हें सिखाते होंगे। ओके, आगे आते हैं। आगे है कल्पना की उड़ान। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। बिल्कुल, जब भी आप पक्षी को देखते होंगे, आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा, काश हम भी पक्षी होते, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते, फल खाते, है ना। कल्पना कीजिए, कल्पना करना मतलब सोचिए ऐसा कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आप सब आसमान में उड़ रहे हैं, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए। कल्पना करना मतलब इमेजिन करना। आप समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं, आपका दोस्त जो है वो पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई उड़ते हुए क्रिकेट मैच देख रहा है, कोई नीचे खाना चल रहा है किसी शादी का, उसे उड़ते हुए उसका आनंद ले रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा को बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। अब जो आप देखेंगे, इमेजिन करके आपको खुद से बताना है। आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। आप कह सकते हैं, आप कैसे शुरू करेंगे? मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर, तालाब दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा अच्छी लग रही है, अरे वाह, अब तो बर्फ भी दिखने लगी है, यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रही हूँ। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब मैं एक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से उड़ रही हूँ, नीचे भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैच की एक दो चीज़ें आप बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो भी आप देख रहे हैं, इमेजिन करके आपको बताना है। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय, चिड़ियाघर। अब मैं चिड़ियाघर के ऊपर से जा रहा हूँ, शेर एक पिंजरे में बंद है, वो जोर से दहाड़ रहा है, कुछ लोग उनको देखने आए हैं। अब मैं एक चिकित्सालय के ऊपर से जा रहा हूँ, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे हैं। स्थानीय त्यौहार आदि, अब मैं जा रहा हूँ, नीचे लोग होली खेल रहे हैं, उसने उसको गुलाल लगा दिया। इस तरह से जो भी शिक्षक बच्चों को उनके पिछले अनुभव और स्थानीयता को ध्यान में रखते हुए अन्य परिस्थितियां भी दे सकते हैं। आपके टीचर भी आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं कि अब आप इस जगह के ऊपर से उड़ रहे हैं, आपके घर के आसपास, विद्यालय के आसपास कोई जगह हो, आप विद्यालय के ऊपर से भी उड़कर बता सकते हैं कि अब मैं अपने विद्यालय के ऊपर से उड़ रहा हूँ। अभी 4th A सेक्शन का गेम पीरियड है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, अपने दोस्तों का नाम बताएंगे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बैठकर बातें कर रहे हैं, अपने टीचर्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको कक्षा में बताना है। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है। आगे आते हैं, आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार। ये देखिए 4 अलग अलग आकार आपको दिए हैं। आकार मतलब शेप। तो जो चिड़िया थी उसका घर पहले अंडे के जैसा था। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं।
चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। इस कार्य में आप अपने शिक्षक की सहायता भी ले सकते हैं। आपको नहीं पता तो आपके शिक्षक बताएंगे। सबसे पहले ये है गोल। इस आकार का क्या नाम है? गोल, या फिर इसे वृत्त भी कहते हैं। वृत्त लेकिन थोड़ा एक मुश्किल वर्ड हो जाएगा, आसान आपको लिखना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर गोल। ठीक है, गोल। उसके बाद इसको इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं। उसके बाद दूसरी शेप, इसे हम स्क्वायर कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। इसे रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में हम इसको कहते हैं आयत। अब शेप्स के नाम आपको हिंदी में भी पता होने चाहिए। ये है आयत, ये ट्रायंगल है और हिंदी में इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक है। गोल, वर्ग, आयत, त्रिभुज याद कर लेंगे आप। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। शेप देके आपको नाम पूछ सकते हैं। आगे आते हैं भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। यह सु और कुमार के मेल से बना है। सु और कुमार मिलकर बन गया सुकुमार। सुकुमार का अर्थ है कोयल या माफ करिएगा कोमल या कोमल अंगों वाला। कोमल मतलब सॉफ्ट। आप भी इस प्रकार कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ खोजिए। जैसे सु और कुमार बना सुकुमार, कोमल अंगों वाला। सु और योग्य बन जाएगा सुयोग्य। यहाँ पर आप शब्दों को मिलाकर लिखेंगे सुयोग्य। सुयोग्य मतलब अच्छी योग्यता वाला। अच्छी योग्यता वाला मतलब जिसमें जो योग्य हो, अच्छी योग्यता वाला। ठीक है। सुयश, ये हो जाएगा सुयश। सुयश, सुयश मतलब अच्छा यश। यश मतलब होता है एक तरह से नाम, जैसे आपको लोग जानते हैं अच्छा यश। एक अच्छे कामों की वजह से जानते हैं, कुछ खराब कामों की वजह से जानते हैं। तो जब अच्छा यश, आपका अच्छा नाम हो, उसे हम सुयश बोलते हैं। सुकर्म बना है सु और कर्म को मिलकर। सु और कर्म मतलब सुकर्म, अच्छे कर्म। फिर सु और वास, ये हो जाएगा सुवास। वास मतलब होता है रहना, रहने की अच्छी जगह। अच्छी जगह, सुवास। सु प्लस क्या मिलकर सुदर्शन बनेगा? सु और दर्शन मिलकर बनेगा सुदर्शन। सुदर्शन मतलब अच्छा दर्शन, देखने लायक। दर्शन मतलब होता है देखना, जो देखने में अच्छा हो उसे बोलते हैं सुदर्शन। जो देखने में अच्छा हो। ओके, ये हमने कुछ नए शब्द सीखे। सु प्लस कुमार, सुकुमार मतलब कोमल अंगों वाला। सु प्लस योग्य, सुयोग्य अच्छी योग्यता वाला। सु प्लस यश, सुयश अच्छा यश। सु प्लस कर्म, सुकर्म अच्छे कर्म। सु प्लस वास, सुवास अच्छी जगह। सु प्लस दर्शन, सुदर्शन जो देखने में अच्छा हो। ओके, चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान है और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। कुछ खाली जगह है, कुछ रेखांकित है। रेखांकित मतलब अंडरलाइंड है, उनके नीचे लाइन है। उन शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। अब खाली जगह में आपको वो शब्द भरने हैं जो इनके उल्टे हैं, इनके विपरीत है। जैसे सूखा का उल्टा क्या होगा? गीला। तो देखिए वाक्य क्या बन गया अभी हमारा, सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालो। बिल्कुल सही वाक्य है, गीला। दिल्ली मेरे घर से खाली जगह है लेकिन गुवाहाटी पास में है। पास का विलोम क्या होता है, विपरीत क्या होता है? दूर। तो वाक्य क्या हो जाएगा? दिल्ली मेरे घर से दूर है लेकिन गुवाहाटी पास में है। ठीक है। अनवर कब खाली जगह और कब गया पता ही नहीं चला। तो गया का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा? आया। अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। कोई भी काम ना तो बड़ा होता है और ना ही बड़ा का विलोम छोटा। विलोम मतलब उल्टा, विपरीत, छोटा। गीला का उल्टा सूखा, फिर पास का उल्टा दूर, गया, आया, छोटा, बड़ा। ठीक, ये आप ब्लैंक्स में फिल कर देंगे।
और ये विपरीत शब्द भी आपको पता होने चाहिए। आगे आते हैं। आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। संवाद मतलब होता है बातचीत, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग। तो पहली लड़की कहती है, सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? दूसरी लड़की कहती है, जितने पैसे राजू को मिले। कितने चाहिए? जितने राजू को मिले। तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं? केवल 50 रुपये। नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? ये हमने पढ़ लिया। कितने पैसे चाहिए? जितने राजू को मिले, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उतने ही। उतने नहीं मिल सकते, जितने मिले उससे कम मिलेंगे, मतलब राजू जितने नहीं मिल सकते। तो फिर कितने मिलेंगे? 50। वो कहती है, नहीं, मुझे तो राजू जितने ही चाहिए, इतने तो नहीं मिल सकते। तो फिर कैसे मिल सकते हैं? इतने तो ऐसे नहीं मिल सकते। इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा का वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए। फिर आपको राजू जितने रुपए मिल सकते हैं। कैसे मिलेंगे? पहले इनके वाक्य बनाने हैं आपको। अब नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर सलमा की सहायता कीजिए। सबसे पहले आपको वाक्य बनाना है इतना सा से। इतना सा मतलब होता है थोड़ा सा। तो आप लिख सकते हैं 10 रुपये में इतना सा ही सेब आएगा, या मुझे इतना सा सेब चाहिए। ओके, इतना सा मतलब थोड़ा सा। या किसी का नाम लिख के आप लिख सकते हैं, रोहन ने इतना सा काम किया और सो गया, ये लिख लेते हैं। इतना सा मतलब थोड़ा सा। रोहन ने, आप अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हैं, इतना सा काम किया, थोड़ा सा काम किया और सो गया। ठीक है, गया। उतना मतलब जब आप किसी चीज से कंपेयर करते हैं उसके बराबर। मुझे उतना सा आम चाहिए जितना अपने दोस्त का नाम जितना सीता को मिला, उतना ही आम मुझे चाहिए। ओके, उतना मतलब उसके बराबर। मुझे उतना सा कोई भी चीज लिख सकते हैं, खाना चाहिए जितना, किसी का नाम लिख के। उतना तब आएगा जब आप किसी से कंपेयर करेंगे, जितना राम को मिला। ठीक है, अब जितना भी सेम ही है जब किसी के बराबर होता है। जितना सा पानी था उतने ही पौधों में हम डाल पाए। जितना सा पानी था उतनी ही मिट्टी गीली हुई। जितना सा मैंने पढ़ा था, मैंने उतना ही पेपर में लिखा, ये लिख देते हैं। जितना सा मैंने पढ़ा था उतने ही जवाब मैंने दिए, उतने ही आंसर्स दिए। मैंने उतने ही जवाब दिए। जितना सा मैंने पढ़ा था, मैंने उतने ही उत्तर दिए। ओके, अगला प्रश्न। उत्तर दिए। कितना सा मतलब जब आप पूछते हैं कितना सा, पौधों को कितना सा पानी चाहिए, पौधों को कितना सा पानी चाहिए। ओके, आप अपनी तरफ से वाक्य कुछ भी बन सकते हैं। अगर आपको अर्थ पता है, आप अपनी तरफ से कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। इतना सा के लिए, रोहन ने इतना सा काम किया और सो गया। उतना सा, मुझे उतना सा खाना चाहिए जितना राम को मिला। जितना सा मैंने पढ़ा था, मैंने उतने ही उत्तर दिए। कितना सा, पौधों को कितना सा पानी चाहिए। ओके, अब आगे है पार्ट से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा, ये जानना एक्साइटिंग होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए हैं, पता कीजिए वे क्या खाते हैं। अब पक्षियों के भोजन के बारे में आपको बताना है, क्योंकि पक्षी अपने घोंसले से बाहर क्यों निकलते हैं? खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। ये आपको पक्षियों के नाम दिए हैं, यहाँ पर आपको पक्षियों का भोजन लिखना है। सबसे पहले है बाज। तो बाज छोटे
पशुओं को, छोटे पक्षियों को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, जैसे चूहे खाता है, छोटे पक्षी दूसरे मेंढक खाता है, छोटे कीड़े, छोटे सांप, ये सब चीज़ें। तो कुछ एक हम लिख देते हैं। बाज क्या खाता है? बाज खाता है चूहे, छोटे सांप, छोटे पक्षी। ओके। फिर है हंस। हंस शाकाहारी होता है, ये कभी कभी मछलियों के अंडे खा लेता है, नहीं तो जल के अंदर, पानी के अंदर जो घास होती है छोटी, ये उसको खाता है, छोटे पौधों को खाता है, दाने खाता है, फल और सब्जियों के जो टुकड़े होते हैं उनको भी खा लेता है। तो हंस में आप लिखेंगे जलीय पौधे। जलीय मतलब जो जल के अंदर होते हैं, जलीय पौधे। फिर ये दाने खाता है और फल सब्जियां भी खाता है, सब्जियां। फिर है तोता। तोता फल खाता है, आम, अमरूद, केला सब उसे बहुत अच्छे लगते हैं, फल। बीज भी खाता है, हरी मिर्च खाता है, हरी मिर्च। अनाज खाता है, अनाज, हरी पत्तियां खाता है। फिर ड्राई फ्रूट्स भी खाता है, बादाम, काजू अगर आप डाल दें। फिर है बगुला। बगुला छोटी मछलियां खाता है, मछलियां। मेंढक खाता है, केकड़े खाता है, केकड़े। झींगे खाता है, मेंढक खाता है। ठीक है, जितनी जगह उतने ही हम लिखेंगे। उसके बाद है कबूतर। कबूतर दाने खाते हैं, चावल के दाने, गेहूं के दाने। आप सीधा दाने भी लिख सकते हैं या फिर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, इन सभी के दाने, मक्का। उसके बाद है उल्लू। उल्लू भी छोटे कीड़े खाता है, छोटे सांप भी खा लेता है, छिपकलियां खाता है, मेंढक खाता है, चूहे खाता है। उल्लू छोटे पक्षी, चलिए पक्षी छोड़ देते हैं, चूहे, मेंढक, छोटे सांप, छिपकली और कीड़े आदि। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। कुछ पक्षियों के नाम आपको दिए थे, उनके भोजन आपको लिखने थे। बाज चूहे, छोटे सांप, छोटे पक्षी खाता है। हंस जलीय पौधे, दाने, फल, सब्जियां खाता है। तोता फल, हरी मिर्च, अनाज खाता है। बगुला मछलियां, केकड़े, मेंढक खाता है। कबूतर गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का खाता है। उल्लू चूहे, छिपकली और कीड़े खाता है। आगे है कलाकारी। चित्र बनाना, गाना और नृत्य करना, नाचना सभी को पसंद होता है। घोंसले से झांकता हुआ शिशु पक्षी, हरे भरे पेड़ की शाखाओं पर बैठा पक्षी, नीले आकाश में पंख फैलाकर उड़ता पक्षी आदि बहुत प्यारे लगते हैं। अब आप भी नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का चित्र बनाइए। जब चित्र तैयार हो जाए तो आप चित्र को पकड़कर एकल या सामूहिक नृत्य कर सकते हैं और अपने मन भावन गीत पर भाव नृत्य कर सकते हैं। पहले आपको चित्र बनाना है आसमान में उड़ते हुए पक्षियों का, फिर आपको क्या करना है, उस पक्षी का चित्र आप हाथ में लेंगे और कक्षा में आपको क्लास में डांस करना है। आप सभी इन चित्रों को कक्षा या गलियारों में प्रदर्शित भी कर सकते हैं, एक प्रदर्शनी इनकी लगा सकते हैं, या आप करेंगे। देखिए ऐसे आसमान में उड़ते हुए रंग बिरंगे पक्षियों के चित्र बनाने हैं, इस तरह से आप बना सकते हैं। ओके, फिर चित्र बनाने के बाद आप इनको अपने हाथों में पकड़ेंगे और फिर आपको क्लास में एक हैप्पी डांस करना है। ओके, या फिर आप इनको एक प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं सभी चित्रों को साथ में रख के। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए, इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे अभिभावकों, शिक्षकों, मित्रों की सहायता से नीचे दिए गए गीत को खोजिए और समूह में गाइए। सबको एक साथ मिलकर आपको गाना है। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां, एक गिलहरी अनेक गिलहरियां, एक चिड़िया अनेक चिड़ियां। ठीक है, गीत आप देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आनंदमयी गतिविधि। नीचे दिए गए अक्षर जाल में पक्षियों के नाम खोजिए और
उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। इसमें जितने पक्षियों के नाम हो सके, 9 जगह तो आपको दी है, तो 9 पक्षियों के नाम तो आप ढूंढेंगे ही। चलिए, एक लिखा है पहले से ही, नीलकंठ। उसके बाद एक देखिए ये है यहाँ पर तीतर। ओके, नीचे आप लिख देंगे फिर ये पहले, फिर नीचे लिखना है नाम तीतर। ओके, उसके बाद है मैना। मैना यहाँ पर लिखेंगे मैना। फिर ये है नीचे ही चील। चील। उसके बाद है गौरैया। गौरैया। फिर है बुलबुल। यहाँ पर लिखेंगे बुलबुल। उसके बाद है इसके नीचे बाज। बाज। सारस। सारस। बतख। बतख। और भी है इसमें, कबूतर भी हमें दिख रहा है, ये है कबूतर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, यानी कि टोटल 10 पक्षियों के नाम इसमें है और इनके बारे में आप पता लगाएंगे। चलिए आगे आते हैं। जब शिशु पक्षी चहचहाते हैं, बेबी बर्ड्स जब चींची करते हैं, तो एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है, एक बहुत मीठी सी आवाज़ आपको आती है। आइए हम भी शिशु पक्षियों की तरह चहचहाएं। सभी बच्चे अपनी एक हथेली अपने होठों पर रखें। सभी मिलकर चींची की ध्वनि निकालें। आपको लगेगा कि आप ही पेड़ की शाखाओं से शिशु पक्षी बनकर ध्वनि निकाल रहे हैं। इस तरह से हथेलियों को रख के चींची की आवाज़ आपको करनी है। बस पक्षियों की चहचहाहट सुनिए और आनंद लीजिए। पक्षियों की ध्वनि को निकालना और सुनना सभी को रुचिकर लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है जब आप पक्षियों की तरह चहचहाते हैं। आइए अब हम बारी बारी से किसी भी पक्षी की ध्वनि निकालें और तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करें। अब जिस भी पक्षी की आवाज़ आपको निकालनी आती होगी, एक एक बच्चा सामने आएगा, उस पक्षी की आवाज़ निकालेगा। बाकी बच्चे हो सके तो उसे पहचानेंगे। काव काव आप कर सकते हैं, गुटर गु जैसे करता है, तोते की आवाज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं। आपको पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान करना है। पहेलियां हैं, सामने कुछ पक्षियों के चित्र है, वो पहेलियां किनसे संबंधित हैं उनसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले, पंखों में नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊं, उल्टा होकर के सो जाऊं। तो ये कौन है जिसके पंखों में नाखून होते हैं, अंधेरे में उड़ता है और उल्टा होकर सोता है? ये है बैट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चमगादड़। तो यहां से आप इसकी मैचिंग करेंगे। आपको बैट के सामने जो डॉट है उसे पहली पहेली से मिलाना है, ऐसे। ओके, उसके बाद दूसरा है, पंख पत्तों जैसे उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घर में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। पत्तों जैसा उसका रंग है, मतलब हरा रंग है, कुतर कुतर के चीज़ों को खाता है, घर में भी हम उसको पालते हैं। क्या है? ये है तोता। तोते से आप दूसरी पहेली को मिलाएंगे। इसके सामने जो डॉट लगा है इससे मिलाएंगे यहाँ पर। ओके, आगे है, नीड नहीं वह कभी बनाती, नीड मतलब होता है घोंसला, घोंसला वो कभी नहीं बनाती, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। काला रंग है, सबके मन को बहुत भाती है, बहुत अच्छा गाती है, बागों की रानी है और कभी भी घोंसला नहीं बनाती है। ये है कोयल। सबसे पहले पिक्चर ये कोयल की है, इसकी मैचिंग आप यहां से करेंगे। पहली पिक्चर से। ओके, फिर आगे है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुचाले भरता, और समझता ऐसे जैसे सूरज उससे डरता। दिन भर आपको दिखाई नहीं देगा, वो रात में आएगा और ऐसे समझता है कि सूरज जैसे उससे डरता हो, जबकि ऐसा नहीं है। वो अंधेरे में ही आता है, रात में ही आता है, दिन में सोता है। ये कौन है? ये है उल्लू। रात में जागता है, दिन में सोता है।
उल्लू। ओके, चलिए ये आपने मैचिंग कर दी। आगे आते हैं, बोलिए फटाफट। नीचे कुछ रोचक और चुनौतीपूर्ण पहेलियां दी गई हैं, शीघ्रता से उनके उत्तर दीजिए। ये पहेलियों के उत्तर आपको बताने हैं। सबसे पहले है, परिवार हरा हम भी हरे, एक थैली में 3-4 भरे। हरा परिवार है हमारा, वो भी हरे होते हैं, और एक ही थैली में 3-4 होते हैं, ये है मटर। मटर आप देखेंगे ऊपर से भी हरा होता है, जो कवर है उसका, मटर के दाने भी हरे होते हैं, और एक ही उसमें 3-4 मटर होते हैं। एक लाठी की अजब कहानी, उसके भीतर मीठा पानी। लाठी जैसा वो दिखता है और उसके अंदर मीठा पानी होता है, ये है गन्ना। गन्ना आप देखेंगे लाठी जैसा है, जिसके अंदर है मीठा पानी। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, दुम मतलब पूंछ, तो कौन सा वो पंख, एक तरह से कौन सा वो पक्षी है जिसके पंखों पर पैसा है, ये है मोर। जो डिजाइन होता है पंखों पर वो पैसे जैसा लगता है। लाल डिबिया पीले खाने, भीतर रखे मोती के दाने। बाहर से लाल दिखेगी, अंदर पीले पीले खाने होते हैं और मोती जैसे दाने अंदर भरे होते हैं, ये है अनार। बाहर से लाल होता है, अंदर पीले पीले खाने आपको दिखेंगे, लाल रंग के दाने होते हैं उसके। जाती हूँ मैं हर जगह पर हिलती नहीं किसी भी तरह। हर जगह जाती है वो, लेकिन कहीं भी हिलती नहीं है, ये है सड़क। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था चौथी कक्षा हिंदी के पहले पार्ट, चिड़िया का गीत के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।